मुझे हाफिज एहसान साहब से एक पॉइंट लेने। हाफिज साहब, पीटीआई का मखसूस नशिस्तों, ठीक है, हाफिज साहब, पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तो आप समझते हैं कि अमल दरामद हो जाएगा? सर आखिरी मिनट है प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं अभी होगा। जितनी देर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रोच किया हुआ है कि आपके इस फैसले के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिचेज हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस नहीं करेगी या एक डिटेल रीजनिंग वाली जजमेंट नहीं आएगी, उतनी देर तक ये फैसला जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो सर सुप्रीम कोर्ट क्या फिर ये कहेगी कि हमारे फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो हिने अदालत है? नहीं जुनेद, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि मुझे इम्प्लीमेंट करके बताएं। ठीक है, उन्होंने जो 12 जुलाई को एक फैसला दिया था, उस फैसले के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है, आप ये पीटीआई हमारे पास आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक समझा उन्हें अमल कर दिया, जो नहीं आया उन्होंने कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को लिख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि उन पॉइंट्स को एड्रेस करे और एक अपनी डिटेल रीजनिंग दे, और उस रीजनिंग के अंदर बताए कि 12 जुलाई वाला जो जजमेंट था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख के उन्होंने दिया है या कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने री राइट लिखा है, चूँकि यही बड़ा क्वेश्चन है। क्या उन्होंने आर्टिकल 185 का इस्तेमाल किया या आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया है? क्या उन्होंने आर्टिकल 51 के अंदर रह के फैसला दिया है कि या उन्होंने एक पॉलिटिकल जजमेंट दी है? तो बॉल जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और मुनासिब भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को अगर शॉर्ट ऑर्डर करता तो उसके साथ डिटेल ऑर्डर 2-3 दिन के अंदर कर देता। लेकिन उसके अलावा जो एक आपके 2 जजेस का डिसेंटिंग व्यू आया है, मेरा ख्याल ये है कि उसके अंदर बहुत ही सीरियस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पॉइंट्स आए हैं, और उसके अंदर तो ये तक बात की गई है कि जो आज तक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अंदर नए नए हमने तरीके निकाले हैं, लेकिन ये जो तरीका ऐसा आया है कि जिसके अंदर जजमेंट आई है, ये एक नया है। ना वो पॉलिटिकल पार्टी थी, ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, ना वो क्वालिफाई उन्होंने किया, और ना ही वो एंटाइटल थे, बल्कि मुझे रजी साहब से एक कमेंट लेना है। और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम चले कोर्ट ठीक है। आसमा साहिबा, पीटीआई ने तनौल जलसा क्यों मनसूख किया है? क्या जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पाए अभी तक? पहले जो जलसा मनसूख किया गया, हुकूमत कहती है कि हमने तरला किया है क्योंकि बैरिस्टर अकील साहब ने आकर ये इंकशाफ किया था, वजीर दिफा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये किस तरफ जा रहे सारे हालात? देखिए जी, हालात ने तो इसी तरफ जाना है और इसी तरफ ये जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, जिस भी, ये हमेशा मैं कहती हूँ, मैं आजकल लगता है कि आई एम स्टक इन एन एको चैम्बर लेकिन जिस भी पार्टी का या जिस भी पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल कैपिटल होगा ना, एस्टैब्लिशमेंट खुद को उसके साथ जाके खड़ा कर देगी, अलाइन कर देगी। ये हमेशा हिस्ट्री में हुआ है, ये होता रहेगा। आपके यहाँ पे अभी इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि एक लीडर इमरान खान का पॉलिटिकल कैपिटल अगर 90 है ना, तो बाकी तमाम पार्टियों का 2-2, 4-4 भी नहीं है परसेंटेज। नहीं, 100% इमरान खान है बीबी। जी बताइए सर। मैंने कहा 100% इमरान खान का है। आपने ऐसे ही रायत कर दी है 2-4 का कह के। सर बात देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है? पॉलिटिकल कैपिटल ये होता है कि वोटर आपके लिए निकले। अब हमारे पास 8 फरवरी का पूरा थीसिस पड़ा हुआ है जी, सोशल मीडिया पे निकले जी। 5 बजे नतायज आ गए थे जी। रवि साहब प्लीज बात चलिए। तो जहेज का हर आइटम आपने एक बंदे को दे दिया, फिर भी वो आपकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीटें निकाल के ले गया। इसके अलावा आपने अपनी हुकूमत लाने के लिए फॉर्म 47 का पूरा एक सिनेरियो खड़ा किया, जो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, देयर इज समथिंग फिशी इन द होल सिनेरियो। अच्छा, 47 के खिलाफ स्टे किसने लिया जी? जी मैंने कहा 47 के खिलाफ स्टे किसने लिया है, ये भी बता दीजिएगा सर। इसकी नीटी-ग्रिटीज में तो मैंने तो आपको पॉलिटिकल कैपिटल का समझाया है। जी आसमा साहिबा प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। पूरा थीसिस है। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई खान साहब के बारे में एक पैरानोया गवर्नमेंट का चल रहा है, उसकी बेस पे अपनी एनालिसिस नहीं बनाती। मैंने अपनी रिसर्च किया, अपना एक पूरा एक थीसिस स्टेटमेंट लेके मैं चलती हूँ कि कुछ ना कुछ है जो लोग उसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं। जब लोग एक बंदे की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं ना कि इवन उसकी टूटी फूटी पार्टी भी उसे नहीं पुल डाउन कर सक रही, एक लीडर इतना एस्टैब्लिश हो गया है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, अपने नैरेटिव पे, तो इवेंचुअली आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ खुद को अलाइन करेगी। अब इस सिलसिले में ये, अब आप इसको एग्रीमेंट कह दें, आप इसको अलाइनमेंट कह दें, आप इसको कह दें कि ये कोई डीलिंग हो गई है, आप इसको कह दें कि पता नहीं
कोई कहीं और से बैरूनी ताकत का प्रेशर आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है और ये हमेशा इसी तरह रहा है ठीक और है। इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। सही है। अभी भी आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी खास जरूरत पड़ गई थी या क्या ऐसा अलार्मिंग अकरेंस हो रही थी? एक जलसा ही तो था जिसमें टूटी फूटी पीटीआई के ऑलराइट, आसमा साहब पॉइंट आ गया। अनवर रजा साहब, वजीर दिफा साहब कहते हैं कि जलसा मनसूखी की जो पेशकश थी बानी पीटीआई से मुलाकात की, वो सहूलतकारी की गई है। इल्जाम लगा रहे हैं या बता रहे हैं? इतराफ कर। देखिए, मैंने आपको पहले भी याद होगा बताया था कि अब जो बानी पीटीआई हैं वो एक तो उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और वो अब मुज़ाकरात वाले मामला जो था वो क्लोज हो चुका है। उनको इस बात का बड़ा अच्छी तरह इदराक है। वो उन्होंने जलसा इसलिए मनसूख किया कि उन्हें अंदाज़ा था कि हालात किस तरफ जाएंगे। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया। एक बात तो यह है, तो दूसरी सर बात फिर यह है कि क्रेडिट जहाँ दे पर दें, मेरे दोस्तों ने क्रेडिट बात दे की, दें उन्हें। नहीं देखे ना बात ये देखना, अगर उन्होंने देखे पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो वक्त पर फैसला करता है। उनके गलत फैसलों की गलत फैसलों की वजह से आज वो इस नहज पर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा, ये देखना, आज वो एक दिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जलसा मैंने मनसूख कर दिया इसलिए कि कोई मैस ना क्रिएट हो, हालात बड़े साजगार रहें, फिर अगले दिन वो इस्टेब्लिशमेंट पर वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। उनको अपने इन बयानात में तजाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, देखिए ये बात तो तय है कि अब अगर वो आएंगे बाहर तो किसी डील के जरिए आएंगे, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। ये बात तो आप लिख लीजिए कि वो बगैर डील के बाहर नहीं आ सकते। ये बात ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि ये मैं बड़े आपको वसूख से कह रहा हूँ। जी आसमा साहिबा, अनवर साहब, आसमा साहिबा कोई ऐड करना चाह रही हैं? हो चुका है जी, यहाँ पे मैं कह दूं कि खान साहब ने अगर डील कर ली ना तो वो उनका पॉलिटिकल कैरियर का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल कैपिटल का एंड होगा। खान साहब को एक इसी चीज की जी, रज़ा साहब, प्लीज। ये सब मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, प्लीज। वन अगेंस्ट ऑल, वन अगेंस्ट सिस्टम। देखिए, उनका शुरू ही डील से हुआ था मैडम। आसमा साहिबा जिंदा रहेंगे, जुनैद जिंदा रहेंगे तो पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद गेन कर सकेंगे। मतलब कि खान साहब ने जो कहा है कि मेरी जान को खतरा है, अनवर साहब आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे। लेट मी देखिए, जी बिल्कुल, खुद कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं उसी बुनियाद पर ठीक है।